गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस कोर्स के डे 11 एनसीडीएस नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के हम लोग डे 11 पहुंच चुके हैं और इस आप सभी को स्वागत करते हैं आज के सेशन में। तो हम लोगों ने सारा सिस्टम जो कवर कर लिया है थॉरोली, और सिस्टम के अंदर में जो भी बीमारियां थी उसको भी बहुत कुछ कवर कर लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बीमारियां जिसके बारे में हमें जानना है। लास्ट टाइम हमने बात की थी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर में बहुत सारे बीमारियां आती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे होता है ना, नींद का कैसे क्या कौन सा हार्मोन इसके साथ कनेक्टेड है। उसके बाद इसमें सबसे जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जनरली तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक अंग है, ऑर्गन है, लेकिन इसको एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ा जाता है क्योंकि ये एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है इंसुलिन। सो ये हार्मोन वाले जितने भी पार्ट्स आते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम या एक्सोक्राइन सिस्टम में आते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में, सॉरी, एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि ये दो तरह का सिस्टम होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है। तो एक्सोक्राइन को हम लोग यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, हम लोग एंडोक्राइन को देख रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द बीमारियां जो है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर में आते हैं, जो हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होने वाले, हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण होने वाली बीमारी का नाम है एक, वो है डायबिटीज। ठीक है, तो डायबिटीज पेनक्रियास से ही शुरू होती है, तो उसके बारे में हम लोग आज डिटेल्स में जानने वाले हैं। इसके बाद हम लोग फिर हार्मोनल डिसऑर्डर से होने वाली बीमारी एक थायराइड है, उसके बारे में भी जानेंगे। फिर ओवरियन जितने भी फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको भी जानेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां हैं जो मेजर मेजर कॉजेस रखती हैं, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करती है। तो आज हम लोग देखेंगे डायबिटीज। सो डायबिटीज का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायबिटीज क्या है। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा पेनक्रियाज, ठीक है ना। तो अभी हम लोग, मैं थोड़ा डायग्राम को आप लोग अच्छी तरह से एनालाइज, आप लोग को मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। डायबिटीज, ठीक है। तो ये जो ये जो पीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये लगभग लगभग दिखता है तो एक भुट्टा जैसा है ना, भुट्टा का शेप का है ना, भुट्टा जैसा दिख रहा है। मकई, मकई जैसे दिख रहा है, मकई का दाना जैसा भी दिख रहा है ना अंदर जैसा। तो मकई जैसा दिखने वाला ये जो ऑर्गन है, ये पेनक्रियाज है। ठीक है, अब पेनक्रियाज में तीन पार्ट्स होते हैं। ये हो गया, इधर वाला हो गया हेड, ये हेड। बीच का हो गया बॉडी, जैसे हमारा हेड, बॉडी और पैर है। उसके बाद इस तरह से हो गया टेल। ठीक है, और टेल में ये जो पार्ट्स दिख रहा है यहाँ पे, ये स्प्लीन है, जहाँ पे आरबीसी मरता है और जमा होता है। स्प्लीन, ये पार्ट जो हमारा पेट के पीछे में रहता है, इसलिए पेट की वजह से उसको डाइजेस्ट सिस्टम इसको पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। ये पीछे की ओर, मैंने पीछे की ओर तो होता नहीं उतना, लेकिन पेट के अंदर पीछे तरफ होता है। तो ये जो स्प्लीन है जहाँ पे आरबीसी का मरण होता है, आरबीसी, जब जितने भी आरबीसी मरते हैं वो यहाँ पे आके जमा होते हैं। ये डेड बॉडी का एक शमशान, वो होता है ना डेड बॉडी रखने का घर, उसको बोलते हैं इसको। तो ये जो डक दिखाई दे रहा है, ये है छोटी आंत, ठीक है ना। ये यहाँ से जूसेस निकलेगा, छोटी आंत की तरफ जाएगा। छोटी आंत होगी, छोटी आंत कनेक्शन होता है जहाँ पे जेजुनम लिखा हुआ है, ड्यूडिनल और जेजुनम इस तरह से होता है। और ये गॉल ब्लैडर हो गया, ये हरे रंग का जो है ये गॉल ब्लैडर है। और ये हो गया लीवर, लीवर का ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। लोब, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब बड़ा होता है। ये जो छोटी छोटी दिखाई दे रहा है, ये हरे हरे रंग का, इसको बोलते हैं बाइल डक। ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं बाइल डक। हरे रंग का जो ट्यूब दिखाई दे रहा है ना, ट्यूब पाइप जैसा, उसको बोलते हैं बाइल डक। बाइल डक माने ये वहां से बाइल एसिड आता है, डक माने पाइप। तो उस पाइप के थ्रू एसिड आएगा, बाइल एसिड लीवर से, गॉल ब्लैडर से निकलेगा, और उसी डक के थ्रू सीधा वो डक जाके इंटेस्टाइन में कनेक्शन हो जाएगा। और पेनक्रियाज भी उसी डक के थ्रू ही अपना जूस या हार्मोन सिक्रेट करके, हार्मोन नहीं इसमें, इसमें जूस सिक्रेट करेगा, पेनक्रियाटिक जूस, जो डाइजेस्टिव जूस होता है, जैसे लाइपेज एंजाइम्स जो होते हैं ना,
वो पेनक्रियास उसी डक्ट के माध्यम से इंटेस्टाइन में छोड़ेगी। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको ड्राइंग को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो इसके अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीले रंग का ऐसे दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस तरह का एक डक होता है। डक माने पाइप। जैसे पत्तियों में ऐसे सिराएं होते हैं ना, अंदर की तरफ दिखते हैं, जाली जैसे होता है ना, तो उसी तरह यहाँ पे ऐसे डक फैला हुआ है। इस डक के थ्रू ही पेनक्रियास जो है अपना जूसेस छोड़ेगी सीधा जाके बाइल डक में, इस डक में। ठीक है, तो पेनक्रियास अपना जूस छोड़ती है छोटी आंत में। तो ये हो गया इसका। सॉरी सॉरी, इसको ड्राइंग को खत्म कर क्लियर कर लें। अभी देखिए, बॉडी और टेल। पेनक्रियास में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जो करीब करीब इसमें एक सेल का नाम है, वो है बीटा सेल। बीटा सेल। तो बीटा सेल BETA बीटा सेल। बीटा सेल बोल के करीब करीब 12 लाख बीटा सेल होते हैं जब पेनक्रियास डेवलप होता है एक एडल्ट में। तो 12 लाख बीटा सेल लेकर हम लोग पैदा हुए हैं, ठीक है ना। हमारे पास 12 लाख बीटा सेल है। क्या धीरे धीरे अपने अपने लाइफस्टाइल की वजह से वो सेल्स डैमेज होने लगता है, लिवर कमजोर होता है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे खान पान की वजह से, है ना। वो बीटा सेल क्या बनाता है, हार्मोन बनाता है। बीटा सेल जो हार्मोन बनाता है, उस हार्मोन को बोलते हैं इंसुलिन। ठीक है, मान लीजिए, अभी मैं थोड़ा सा ड्राइंग से दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे करीब करीब इस तरह का एक बीटा सेल है, ठीक है। इतना एरिया बीटा सेल का है। तो इसमें करीब करीब कितना बताया हमने, 12 लाख। 12 लाख बीटा सेल है लगभग, अप्रोक्स। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा या फिर हमारी लाइफस्टाइल खराब होते जाएंगे, जितना लाइफस्टाइल खराब होगा ये बीटा सेल मरने लगेगा। मरते 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 ये रीजेनरेट नहीं हो पाएगा, इसको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इसको जबरदस्ती हम लोग मैक्सिमम जो इस बीटा सेल मरने का कारण है, सोए हुए पैनक्रियाज को जगाना। सोए हुए पैनक्रियाज को हम कब जगाते हैं, ठीक है। नेचुरल साइंस, बॉडी का साइंस बोलता है, बॉडी का साइंस, हमारे बॉडी में का जो साइंस है ना, बॉडी का साइंस। तो बॉडी का साइंस बोलता है कि 8 बजे के बाद, रात को 8 बजे के बाद पेनक्रियास को सोने का टाइम है। पेनक्रियास का सोने का टाइम है। इसका मतलब रात को 8 बजे के बाद, आयुर्वेद बोलता है रात को 8 बजे के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पेनक्रियास सो गया है। अगर पेनक्रियास सो गया तो पेनक्रियास खाना पचा नहीं पाएगी, वो लाइपेज एंजाइम्स सीक्रेट नहीं कर पाएगा, वो हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाएगा। तो जो हमने खाना खाया, जिससे हमारा ग्लूकोज बना, उसको कैसे कंट्रोल करेगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ के रोज रोज ऐसी आदतें बना लेते हैं रात को देर रात खाने से, तो पेनक्रियास को हम लोग जबरदस्ती काम पे लगा देते हैं, जबकि उसका सोने का टाइम होता है। तो सोने का टाइम में उसको हम काम पे लगा देते हैं, तो इस तरह से उसका नींद पूरा ना होने की वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे मरने लगता है, डेड हो जाता है। तो उसका छोटे छोटे सेल्स, करीब करीब 12 लाख सेल लेकर आए हैं। अच्छा काम कर रहा था, लेकिन उसको हम अपने लाइफ स्टाइल की वजह से, लेट नाइट भोजन करने की वजह से, अपनी आदतों में उस तरह से बदलाव लाने की वजह से धीरे धीरे पेनक्रियास का सेल डैमेज होने लगा। इसकी वजह से 12 लाख में से आप बच्चा मान लीजिए 4 लाख मर गया कुछ समय बाद। किसी को 20 साल में मरा, किसी का 15 साल में मरा, किसी का 40 साल में मरा, किसी का 50 साल में मरा, 4 लाख मर गया। अब बचा 8 लाख। अब 12 लाख मिलकर जो काम कर रहा था, अब 8 लाख तो उतना काम नहीं कर पाएगा, तो इंसुलिन की सिक्रेशन क्या होगी, कम हो गई। कम हो गई। अब हमारी डाइट तो उतनी ही रही, तो इससे क्या होगा कि शुगर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो शुगर कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो शुगर की अमाउंट ब्लड में बढ़ जाएगी। जब शुगर की अमाउंट ब्लड में बढ़ जाएगी तो क्या हो गया, डायबिटीज। सिंपल है, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला और कुछ है नहीं, है ना। एक घर को बनाने के लिए 100 लेबर लगता था। 100 में से अगर मान लिया आज काम में 20 आया नहीं, तो 80 लोग तो 100 लोगों को मैनेज नहीं कर पाएगा। 100 लोगों का काम को तो 80 लोग मैनेज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो काम स्लो हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से जो, उतना ही हम लोग शुगर खा रहे हैं, उतना ही हम लोग मीठा खा रहे हैं, उतना ही हम लोग
खाना खा रहे हैं, उस जिससे ग्लूकोज बन रहा है, अब वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना इंसुलिन बनाना था उतना तो अब बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे सेल्स मर रहा है। सेल्स मरेगा तो इंसुलिन बनेगा नहीं। तो बीटा सेल जो है पेनक्रियाज का लेबर है। पेनक्रियाज एक फैक्ट्री हो गया, उस फैक्ट्री में काम करने वाला बीटा सेल हुआ, और बीटा सेल प्रोडक्शन करता है। उस फैक्ट्री में क्या प्रोडक्शन करता है? वो है इंसुलिन। ठीक है। अब जिसका बीटा सेल लगभग लगभग मान लीजिए 8 लाख मर गया, अब बचा 4 लाख। कुछ समय बताओ, और 20 साल जोड़ दीजिए उसमें से, और 10 साल जोड़ दीजिए। जैसे जैसे लाइफ स्टाइल और खराब होते जाएगा, तो अगर सुधार नहीं किया, क्योंकि दवाई खाने से तो लाइफ स्टाइल बदलने वाला नहीं है। दवाई खाने से सेल्स रीजनरेट नहीं होने, वो तो शुगर को सिर्फ कंट्रोल करेगा, जो शुगर ब्लड में है, बस उसका तो वही उतने काम है। मान लीजिए कोई शुगर पेशेंट है, वो दवा खा रहा है, मेटफॉर्मिन खा रहा है 500 mg या 1000 mg का, तो वो क्या काम करेगा? वो तो जाकर ब्लड में जितना शुगर है उसको फटाएगा, उसको फेंक देगा, इधर उधर भेज देगा, सिर्फ उसको कंट्रोल करेगा। उसका काम तो पेनक्रियास को कंट्रोल करने का नहीं है। तो अभी मान लीजिए 12 लाख में से 8 लाख मर गया, बचा 4 लाख, तो फिर कितना इंसुलिन बनेगा? जितना बनना था उसका 33% ही बनेगा, 1/3 ही बनेगा। तो 1/3 इंसुलिन से तो उतना शुगर को कंट्रोल नहीं किया जाता। तो क्या हो जाता है? फिर दवाई का अमाउंट बढ़ जाता है। पहले 500 mg खाता था, अब कितना खाना पड़ेगा? 1000 mg। बढ़ गया। कुछ सालों बाद दवाई का अमाउंट बढ़ जाता है, mg बढ़ जाता है शुगर वाले पेशेंट में। फिर देखते हैं कुछ समय और बीतते जाता है, अपनी जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं, अपने लाइफ खान पीन में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ दवाई खाया जा रहा है और मस्त जीने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा। फिर धीरे धीरे करके पूरा सेल्स खत्म नहीं है। अब इंसुलिन बनना बंद। अब डॉक्टर क्या करेगा? अब आपका शुगर जो है, अब तो एक भी इंसुलिन नहीं आ रहा है, 12 लाख जितना था सब खत्म हो गया, एक दो बचा होगा, उससे तो कुछ काम होने वाला नहीं है। अब देखते हैं कि शुगर इतना दवाई खा रहे हैं, अभी 1000 mg दवाई खा रहे हैं, फिर भी शुगर बढ़ा हुआ है, फिर बढ़ गया। अब डॉक्टर क्या बोलेगा? नहीं, अब नहीं होगा, अब आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा, अब इंसुलिन बनना बंद हो गया। वो ऐसा नहीं बोलेगा वो बोलेगा अब इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इंसुलिन स्टार्ट होगा, फिर उसका फिर 12 यूनिट से स्टार्ट होगा, 4 यूनिट, 8 यूनिट, 12 यूनिट, 16 यूनिट करते करते उसका यूनिट बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे यूनिट भी बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि पेनक्रियास अब पूरी तरह से काला हो चुका है, पूरी तरह से डैमेज हो जाए, फिर उसका डाइजेशन का इशू हो जाएगा। फिर क्योंकि अब बीटा सेल खत्म हो गया, अब दूसरे सेल भी जाएंगे, अब दूसरा सेल भी खत्म होने लगेगा। पेनक्रियाटिस बोल के एक बीमारी होती है पेनक्रियास के अंदर में, जिसमें पेनक्रियास में इन्फ्लामेशन होता है, फैट भी डिपॉजिट होता है इसके अंदर में। ये पेनक्रियास को जितना कंट्रोल कर सकता है वो लीवर कंट्रोल करता है। तो इसीलिए हर शुगर वाले पेशेंट का फैटी लिवर निकलना 100% तय है क्योंकि लीवर ही तो सब कुछ मैनेज करता है। तो फैटी लिवर रहेगा तो पेनक्रियास तो रीजनरेट नहीं हो पाएगा, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इस पेनक्रियास का एक्चुअली पार्टिकुलरली कोई दवाई है ही नहीं। पेनक्रियाटिस का जैसे इन्फेक्शन का मिल सकता है, पेनक्रियास फेल होने से डाइजेशन का इश्यू होगा, खाना ठीक से नहीं पचेगा एक तो, ठीक है, ऊपर से शुगर कंट्रोल नहीं होगा, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे शरीर के अंदर में। और क्योंकि इसका रिप्लेसमेंट भी नहीं है, कि इसको रिप्लेस करके दूसरा पेनक्रियास ले, बाजार में तो मिलता नहीं है, कोई दूसरा कोई अपना पेनक्रियास देगा भी नहीं। तो ये समस्या है शुगर वालों का। ओके, तो अभी हम लोग जाएंगे आगे और ज्यादा देखेंगे। देखिए अभी बड़ा ड्राइंग है यहाँ, अभी दिख रहा है ना आप? अभी मैं दिखाता हूँ। बड़ा ड्राइंग है, मैंने मुझे पता नहीं था बड़ा ड्राइंग है बोल के। तो देखिए अभी ये पेनक्रियाज का देखा लिस्ट ऑफ लॉन्गरथन्स, ये हो गया लॉन्गरथन्स का लिस्ट। बीटा सेल देखिए, ये एक बड़ा सा, यहाँ से एक सेल का एक छोटा सा अंश लिया यहाँ से, फिर इसको बड़ा झूम करके देखा, इस तरह का दिखाई दिया, ठीक है ना? ये होगा। फिर इसके अंदर में ये छोटी छोटी जो सेल्स है, ये है बीटा सेल, ये है बीटा सेल। और बीटा सेल क्या करेगा? इंसुलिन को निकालेगा, इंसुलिन को निकालेगा। तो पेनक्रियाज का एक फैक्ट्री है, मान लीजिए पेनक्रियाज एक फैक्ट्री है, इसके अंदर में काम करने वाले जो लेबर हैं वो है बीटा सेल। ये बीटा सेल काम करें, इसके बहुत सारे बीटा सेल हैं, जैसे दिखा रहे हैं बहुत सारे बीटा सेल हैं, ठीक है। तो ये बीटा सेल का शेप हुआ।
हाँ, यहाँ पे ब्लड वेजल्स कनेक्टेड रहता है, हर हर सेल्स में तो ब्लड वेजल कनेक्टेड रहता ही है। जैसे ही ये इंसुलिन छोड़ेगा, देखिए मान लीजिए इंसुलिन छोड़ा, तो इंसुलिन छोड़ा तो ये ब्लड वेजल्स हो गया। ये ब्लड वेजल्स में क्या है, ये ग्लूकोज है, ये छोटे छोटे जो दिखाई दे रहा है ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज आ रहा है और पेनक्रियाज क्या छोड़ रहा है, बीटा सेल। तो बीटा सेल साथ साथ आके उस ग्लूकोज को लेके कहाँ जाएगा, वो बाकी सेल्स में उसको प्रवेश कराएगा, एंट्री कराएगा। तो इंसुलिन का काम वही है, ग्लूकोज को लेके जाना है और सेल्स के अंदर में प्रवेश करना है, जहां पे वो मेटाबोलाइज होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो, क्योंकि ग्लूकोज ही तो एनर्जी है। ठीक है? अगर सेल्स में एनर्जी नहीं जाएगा, ग्लूकोज नहीं जाएगा तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा। तो शुगर वाले पेशेंट को मोस्ट ऑफ द क्या सिम्टम्स रहता है, सिम्टम्स बहुत सारे सिम्टम्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे नंबर एक सिम्टम्स, ऑलवेज टायर्ड, थकान थकान, थका थका सा लगेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में सेल्स में ग्लूकोज ही नहीं जा रहा है, इंसुलिन ना होने की वजह से, कम होने की वजह से। तो एनर्जी नहीं है बॉडी में, तो थकान तो लगेगा ही। ठीक है? फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन सबसे पहला संकेत ही यही है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। रात को बार बार पेशाब आना, दिन में भी मान लीजिए आपने पानी ज्यादा पिया है तो ठीक है, उसके वजह से पानी पेशाब आया, लेकिन एक्सेस यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना, कहीं ना कहीं शुगर हाई होने का संकेत देता है। कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ। यूरिन क्यों बनता है? शरीर में जो भी चीजें ज्यादा होगी उसको बाहर निकालने के लिए, चाहे वो केमिकल हो, ड्रग्स हो, टॉक्सिन हो, कुछ भी। शरीर में जो भी चीजें ज्यादा बनेगी वो कहाँ से निकलेगी, तो यूरिन के माध्यम से निकलेगी। अब शुगर क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है, शुगर भी तो एक केमिकल कंपाउंड है। तो वो कहाँ से निकलेगा, शुगर केमिकल कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसका C6H12O6, इसका फॉर्मूला ही केमिकल कंपाउंड में, इसका फॉर्मूला देखिए C6H12O6, ये केमिकल इसका ये है, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला। तो वो भी एक केमिकल कंपाउंड है। तो इसको कहाँ से ज्यादा हो गया ब्लड में, तो ब्लड में ज्यादा होने से किडनी क्या करेगी, बार बार उसको निकालेगी, बार बार उसको फिल्टर करेगी, बार बार फिल्टर करेगी, तो बार बार क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। तो शुगर बढ़ने से यूरिन ज्यादा आ सकता है बॉडी के अंदर में, माने एक आदत से हो सकते है, खासकर रात को। ठीक है? क्योंकि शुगर रात को ही ज्यादा होता है, रात को ही ज्यादा बढ़ता है। तो सडन वेट लॉस, किसी किसी का वजन बहुत घट जाता है, कैसे? ठीक है, सेकंड सिम्टम्स बता रहे हैं, सडन वेट लॉस। वेट लॉस घट सकता है, क्यों? क्योंकि अभी जो है, जो भी खाया पिया वो ब्लड में घूम रहा है, वो शरीर में जा नहीं रहा है। तो शरीर में जाएगा नहीं तो शरीर को एनर्जी मिलेगा नहीं, तो शरीर का सेल्स भी मुरझा जाएगा, तो शरीर का वजन घटना तय है। वॉन्ट हीलिंग दैट वॉन्ट हील, वॉन्ट्स आर वॉन्ट्स दैट वॉन्ट हील, लिखा है यहाँ पे। अगर कोई घाव हो गया है, किसी भी शुगर पेशेंट को अगर घाव हो गया, या फिर आपको शुगर नहीं है तभी आपको घाव है, लेकिन घाव अगर ठीक से समय पे उसका हील नहीं हो पा रहा है, वो ज्यादा समय ले रहा है, कहीं ना कहीं वह शुगर का भी सिम्टम्स है। अक्सर शुगर वाले पेशेंट को घाव होता है तो वो जल्दी भरता नहीं है, वो साल, 1.5 साल, 2 साल लगता है घाव भरने में। क्यों? क्योंकि ब्लड में क्या है, शुगर। शुगर तो मेंटेन नहीं, शुगर अब शरीर का सारा फोकस उस शुगर को कंट्रोल करने में है, घाव भरने में नहीं रहेगा। क्योंकि शरीर एक टाइम में एक ही काम करेगा ना, नींद आएगा तो नींद ही आएगा, भूख लगेगा तो खाना खाएगा, एक ही काम करेगा। ब्रेन एक ही टाइम में एक टाइम में एक काम करता है, 24 घंटे में वो 24 काम करेगा, या फिर 48,400 सेकंड में होता है, एक एक सेकंड में वो 48,400 सेकंड पर काम करेगा। तो एक टाइम में एक ही क्या करता है, एक टाइम में एक ही काम करेगा। तो अभी शरीर में शुगर बढ़ गया है, तो नेचुरली भी शरीर का फोकस जो है वो शुगर को कंट्रोल करने में रहेगा, तो इसलिए घाव की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। इसकी एक ही कारण ये होता है। दूसरा कारण होता है, घाव को भरने के लिए चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। ब्लड में क्या भरा हुआ है, शुगर।
एंटीऑक्सीडेंट कैसे आएगा? घाव को भरने के लिए क्या चाहिए? मल्टीविटामिन्स, वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी शुगर से भरा हुआ है ब्लड। ठीक है, तो ब्लड का थिकनेस इतना वॉल्यूम बढ़ गया है जिसकी वजह से वुंड हीलिंग में काफी दिक्कतें आती है। क्यों? चौथा कारण ये भी है, ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है, जिसके कारण उस एरिया में वो मिनरल्स या फिर विटामिन या एंटीऑक्सीडेंट पहुंच नहीं पाता टाइमली। ठीक है, तो इसकी वजह से भी घाव हीलिंग लेट से होता है, देरी से होता है। तो बहुत सारे फैक्टर आते हैं। दूसरा जो सिम्टम्स आता है यहाँ पे, 1 2 3 4 5वां सिम्टम्स लिखा है, ऑलवेज हंग्री, भूखा भूखा लगेगा, भूख ज्यादा लगेगा। भूख भूख क्यों ज्यादा लगेगा, इसका भी लॉजिक समझ लें। अब सेल्स में क्या है, एनर्जी नहीं है, टायर्डनेस। सेल्स खाना मांग रहा है, आपने ऑलरेडी खाना खा लिया, फिर भी कुछ समय बाद फिर भी आपको भूख लग जाएगा, बार बार भूख लगेगा। मन एक समय खाना बखाना बैठेंगे तो आपको ज्यादा खाने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि सेल्स आपका, सेल्स को खाना पहुंचा ही नहीं है, खाना तो आपका ब्लड में ही घूम रहा है, इंसुलिन नहीं है बॉडी में, तो शुगर तो ब्लड में ही घूम रहा है, सेल्स तक पहुंचा नहीं है। तो सेल्स जो है ना, वो मांग रहा है खाना, बॉडी नहीं मांग रहा है, सेल्स, क्योंकि उसको खाना पहुंचा ही नहीं। आपने तो खा लिया, मुंह से तो खा लिया, पेट में तो चला गया, ब्लड तक गया, लेकिन ब्लड से वो सेल तक पहुंचा नहीं है, जिसकी वजह से आपको बार बार आपका शरीर क्या मांगेगा, एक खाना दो और खाना दो, खाना दो। तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। कपलों में, जैसे कपल में अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम आ सकता है ये, ठीक है। ब्लर विजन, ये भी एक सिम्टम्स है, ब्लर विजन। क्यों? क्योंकि आंखों की नसें ना बहुत पतली होती है, कैपिटलिस्ट जो होता है ना आंखों की, बहुत पतली होती है। अब शुगर अगर ब्लड में है, तो आंखों के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए था, आंखों के जो मिनरल्स चाहिए था, आंखों के लिए जो विटामिन चाहिए था, वो टाइम पे पहुंच नहीं पाता, आंखों को एनर्जी नहीं मिलता, तो आंखें के जो रोशनी है वो घट जाती है, स्वेलिंग होता है, फूल जाता है किसी किसी का, या आंखों में गांठें निकलने आती है, कोई भी घाव हो सकता है कि भी। विजन तो ब्लर होगा ही होगा, ब्लर विजन होना तो एकदम ही, ब्लर माने धुंधला दिखना, है ना, ऐसे आंख खुली आंख से देखे तो धुंधला धुंधला दिखना, सो द ब्लर, कुछ भी चीजें धुंधला दिखना, कम रोशनी। ये तो विटामिन ए की कमी से होता है, हमको पता ही है, लेकिन फिर भी ब्लड में अगर ज्यादा शुगर बढ़ गया तो आंखों को यह डैमेज करेगा है। अब ये इसमें देखो, वाइजेनल इन्फेक्शन होता है लेडीजों में, जैसे यहाँ पे देखो, नम एंड टिंगलिस हैंड एंड फीट, हाथों में या पैरों के जो नमनेस होता है, निमनेस माने सुनापन होना, सुन्न जैसा होना, माने पता ही नहीं चलना कि क्या हो रहा है, माने वो फीलिंग्स ना आना, कांटे चुभने जैसा एक वो आना होता है ना, होता है ना एक, कभी कभी होता है कांटे चुभने जैसा, जिरिंग जिरिंग टाइप ऐसा कुछ होता है। और फिर होता है टिंगलिंग, टिंगलिंग माने ऐसे फिर थरथराना। ये ना शुगर क्या करता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको भी डैमेज करेगा, हमारे नर्वस सिस्टम को भी ये ब्लास्ट कर देता है, डैमेज कर देता है, जो जिसकी वजह से ये बीमारी आते हैं, टिंगलिंग, नमनेस, सुनापन, पता ही नहीं लगता, ऐसे छूने से भी पता नहीं लगता, फीलिंग्स नहीं आता, कि वो लगता है क्या क्या हो गया। ठीक है ना, हाथ पैर की उंगलियों में ऐसे थरथराना, इस तरह का कांपने वाला ये आता है, इसको बोलते हैं न्यूरोपैथी, डायबिटीज न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी माने न्यूरॉन, जो हमारे ब्रेन सेल्स को बोलते हैं, वहां से निकला हुआ जो भी सिग्नलिंग है, जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम, उसको डैमेज करना है। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। ये ड्राइंग को क्लियर कर लेता हूँ मैं, बिकॉज ऑफ डायबिटीज। टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप्स के बारे में देखेंगे। टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज, दो प्रकार के डायबिटीज है। एक डायबिटीज होता है जिसमें कोई इंसुलिन बनता नहीं, जीरो इंसुलिन, ये अक्सर देखा जाता है चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड में यानी 10 साल, 15 साल, 12 साल, 8 साल, 4 साल के बच्चों में जो डायबिटीज देखा जाता है वो टाइप 1 डायबिटीज, यानी नो इंसुलिन। एक होता है लेस इंसुलिन, इंसुलिन बहुत कम बनना, या फिर इंसुलिन
रेसिस्टेंस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। एक होता है टाइप इंसुलिन रेसिस्टेंट, इंसुलिन तो बन रहा है, इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंट। इसको बोलते हैं, एक होता है नंबर 2 में जो होता है लेस इंसुलिन, इसमें इंसुलिन पेनक्रियास कम बना रहे हैं, यानी इस इंसुलिन बनाने वाले जो बीटा सेल है वो मर गया है। और इंसुलिन रेसिस्टेंट में होता है इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, डीएक्टिवेटेड, रेसिस्टेंट बोलते हैं उसको। इंसुलिन बॉडी में पूरा है, बीटा सेल जिंदा भी है, इंसुलिन भी बना हुआ है, लेकिन इंसुलिन रेसिस्टेंट होता है, ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। तो ये अलग फैक्टर है। टाइप 1 डायबिटीज होता है वो नो इंसुलिन, एक भी इंसुलिन नहीं बन रहा है, जीरो इंसुलिन, बॉडी में कोई इंसुलिन बन रहा है, पेनक्रियास का एक भी बीटा सेल जिंदा नहीं है, तो पूरा बीटा सेल ही का फैक्ट्री ही बंद है, ताला लगा हुआ है, तो उसको बाहर से इंसुलिन लगाना पड़ता है। ये अक्सर बच्चों में देखा गया। तो इसका केसेस भी बहुत सारे हैं। तो लेस इंसुलिन में क्या करते हैं, लेस इंसुलिन हो या इंसुलिन रेसिस्टेंट हो, उसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, या लाइफस्टाइल डिसीज है, टाइप 2 डिसीज, ठीक है ना। ये लाइफस्टाइल डिसीज के अंदर में आते हैं। तो इसमें पहले दवाई चलता है, फिर बाद में जाके इंसुलिन भी चल सकता है अगर सुधार नहीं किया तो। इंसुलिन रेसिस्टेंट क्या होता है, चलो देखो समझते हैं इसको। इंसुलिन रेसिस्टेंट माने आपके बॉडी में, आपके पेनक्रियास में इंसुलिन बन रहा है, वो ब्लड में भेज भी रहा है, लेकिन सेल्स के अंदर में ऑलरेडी इंसुलिन होने की वजह से, या फिर सेल्स के अंदर में ऑलरेडी क्या है, आपका एनर्जी स्टोर हो जाने होने की वजह से, शुगर ऑलरेडी होने की वजह से सेल्स आपके शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है, तो वो एक्सेस शुगर फिर नहीं ले पा रहा है, पहले का ही स्टोर भरा हुआ है सेल्स के अंदर में, तो आप फिर इंसुलिन, ओ सॉरी शुगर नहीं लेंगे, तो क्या करेगा सेल्स, डिनाई कर देगा, नहीं लेगा, ठीक है, ना कर देगा। तो ऐसे ना कर देने की वजह से वो इंसुलिन शुगर को लेके ब्लड में घूमते रहेगा, तो इसमें इंसुलिन भी है, शुगर भी है, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंट। यानी कि सेल्स ने मना कर दिया, मुझे अभी नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब ऑलरेडी क्यों पड़ा है, क्योंकि मेटाबोलाइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं की। तो जितना कम फिजिकल एक्टिविटी होगा, एनर्जी बर्निंग जितना कम होगा, इंसुलिन रेसिस्टेंट होने का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, टाइप 2 डायबिटीज। इसलिए बोलते हैं डायबिटीज वालों को कम से कम आधा घंटा डेली वॉक करना जरूरी है, डेली 30 मिनट 40 मिनट्स वॉकिंग फिजिकल एक्टिविटी। द लेस द फिजिकल एक्टिविटी, द पॉसिबिलिटी ऑफ डायबिटीज इज इंक्रीजेस। जितना फिजिकल एक्टिविटी आदमी का कम होता जाएगा, उतना लाइफस्टाइल बीमारियां आने का या फिर डायबिटीज होने का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। तो रोज कम से कम 1 घंटा चलो, जितना चलेगा। बोलते हैं कि 15 मिनट वॉकिंग कैन कंज्यूम 1 ग्राम ऑफ शुगर। 15 मिनट अगर आप चलते हैं तो बॉडी का 1 ग्राम शुगर वो खा जाता है ना। जितना ज्यादा पसीना निकलेगा उतना एनर्जी बर्निंग होगा, तो जितना ज्यादा एनर्जी बर्निंग होगा उतना शुगर वो खा गया, शुगर ही तो एनर्जी है, तो एनर्जी खा गया। तो बॉडी खाएगा तभी तो मांगेगा, बॉडी खाएगा नहीं तो रेसिस्टेंट हो जाएगा, मना कर देगा नहीं चाहिए, तो फिर बढ़ गया, तो हो गया टाइप 2 डायबिटीज, शुगर बढ़ा हुआ है। अब दवाई खाओ, दवाई खा के उसको कंट्रोल करो, क्योंकि बॉडी तो मांग नहीं। तो फिजिकल एक्टिविटी शुगर पेशेंट्स को एकदम इंपॉर्टेंट है, कम से कम सुबह 45 मिनट, शाम को 45 मिनट वॉकिंग। देखते नहीं शुगर पेशेंट वाला कितना वॉकिंग करता है, कौन बोला, डॉक्टर बोला वॉकिंग करो, पहले नहीं करता था, तो शुगर हो गया, अभी करो, शुगर कंट्रोल होने वाला नहीं है। फिर भी दवाई खाना पड़ता है, फिर भी उस दवाई को कंट्रोल करने के लिए या फिर दवाई का डोज बढ़ना बढ़े, तो दोनों तरह से सपोर्ट लेना जरूरी है। एक तो दवाई भी खाना है, ऊपर से फिजिकल एक्टिविटी भी कंटिन्यू रखना जरूरी है। तो ये होता है इंसुलिन रेसिस्टेंट, ये मैक्सिमम फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से। देखिए अब देखते हैं हम लोग वैल्यू, टेस्ट एंड वैल्यू। नॉर्मल रेंज बताया गया 100 mg/dl, डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फास्टिंग यानी कि भूखा पेट, अगर सुबह खाली पेट में अगर ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें कम से कम 100 से नीचे रहेगा तो वो नॉर्मल है। रैंडम मैंने खाना खाने के बाद कभी भी किसी भी समय दिन में
आपने टेस्ट किया तो उसका नॉर्मल रेंज है 140 mg/dl, उतना उससे नीचे आना चाहिए। और पीपी यानी पोस्ट पैरेंटल, ये मैं खाना खाने के 2 घंटे बाद, क्योंकि शुगर खाना खाया तो 2 घंटे बाद ब्लड में वो स्ट्रीम हो जाता है, घूमने लगता है। तो कितना घूमा, कितना शरीर ने यूज किया नहीं किया, कितना इंसुलिन ने यूज किया, उस इसको देखने के लिए खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है। उसमें भी 140 पर mg/dl से बिलो ही रहना चाहिए। यह है नॉर्मल वैल्यू। यह है ADA का, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का फॉर्मूला फॉर्मेट। तो नॉर्मल वैल्यू पता लग गया। अगर आप अभी शुगर टेस्ट करेंगे, जाएंगे फास्टिंग में करेंगे, तो 100 से कम होगा तो आप नॉर्मल में है, शुगर आपको हुआ नहीं है, अभी बॉडी ठीक है, चल रहा है, फिट है, कंट्रोल कर रहा है। और अगर 100 से ऊपर है तो फिर थोड़ा सा घबराने की जरूरत है। अगर रैंडम कभी भी बीच में अगर आपको कुछ अलग से सिम्टम्स लगा, आपने शुगर टेस्ट किया, डॉक्टर लोग कभी कभी चैम्बर में कर लेता है फटाक से, रैंडम टेस्ट बोलते हैं उसको। एक वो किट लिया, तक उंगली से थोड़ा सा ब्लड लिया और उस किट में लगा दिया, कुछ सेकंड के अंदर में वहाँ पे रीडिंग आ जाता है ना, उसको बोलता है रैंडम टेस्ट। तो रैंडम कर लिया। पीपी होता है वो लैब में करते हैं, लैब ब्लड देके करते हैं वो अभी। तो पीपी मैंने ठीक खाना सुबह नाश्ता किया, खाना खाया, भात खाया, जितना खाना चाहिए था उतना, जितना भूख लगता है उतना उतना आप खा, जितना एक एक टाइम का मील होता है उतना खाना पड़ेगा आपको, जितना आप एक टाइम का मील खाते हैं, एक टाइम का खाना खाते हैं उतना खा लिया। ठीक, खाना खाने के 2 घंटे बाद फिर ब्लड टेस्ट करते हैं, क्योंकि 2 घंटे बाद 1.5 घंटे तक, 1 घंटा 1.5 घंटे में पेट में रहेगा, वो पचेगा, फिर हाथों में जाएगा, फिर वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होगा, फिर शुगर जाएगा ब्लड में। फिर उस शुगर को हमारा नेचुरल इंसुलिन जो बॉडी में बना है वो कितना कंट्रोल कर पाया, कितना नहीं पाया, वो 2 घंटे बाद पता लगता है। तो 2 घंटे बाद जब इसको टेस्ट किया जाता है तो पता लगता है कि अगर 140 से नीचे है तो फिर नॉर्मल है, अगर 140 से ऊपर है तो फिर गोलियां खाने की जरूरत पड़ जाती है। प्री डायबिटिक, अब डायबिटिक होने वाला है, इसका माने डायबिटिक अब स्टेज प्री में आ गया, प्री में माने अभी होने वाला है। तो ये कितना कितना में 101 से 125 फास्टिंग में, 101 से 125 mg/dl के अंदर में अगर आपका रिपोर्ट आता है, इसका माने आपको प्री डायबिटिक है। बाद में जाके ये डायबिटिक पेशेंट में आप कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए आपको क्या करने की जरूरत है, आप सतर्क, दवाई खाने की जरूरत नहीं है, आपको सतर्कता लाने की जरूरत है अपने डाइट में, अपने लाइफ स्टाइल में, सभी तरह से। नहीं तो फिर आप कन्वर्ट हो जाएंगे डायबिटिक में। रैंडम में 141 से 199, 199 तक, पीपी में उतना ही 144 टू 199। अब डायबिटिक, ये हो गया पूरा डायबिटिक। ये 126 से ऊपर अगर फास्टिंग में आता है आपका, 126, किसी किसी का 300 भी आता है फास्टिंग, 300 350 तक आता है, 200 250, ये तो कॉमन हो गया। 126 से ऊपर अगर आता है तब आपको दवा खाने की जरूरत पड़ जाती है, आप डायबिटिक घोषित हो जाता है। रैंडम में अगर हम आते हैं 140 200 के ऊपर आ गया तो आप डायबिटिक है, फुल्ली डायबिटिक पीपीबी से, यानी कि 200 के ऊपर आ जाता है रिपोर्ट तो आप डायबिटिक हैं, आपको गोलियां खाने की जरूरत शुरू में एक टाइम चलेगी, फिर देखते हैं अगले 1 महीने बाद रिपोर्ट फिर निकालेगा, फिर देखेगा नहीं अब ठीक से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर 2 टाइम खिला देगा, फिर एमजी बढ़ेगा, फिर इंसुलिन बढ़ेगी। इस तरह से शुगर को कंट्रोल करने के लिए पूरा जिम्मेदारी खुद की है, दवाई की नहीं। HbA1c, ये हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, मैंने हीमोग्लोबिन माने ब्लड आरबीसी, ठीक है ना, तो ये हीमोग्लोबिन में टेस्ट होता है, लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये 3 महीने का रिपोर्ट होता है HbA1c, यानी आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, क्योंकि शुगर होने से हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है, ठीक है, शुगर बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। तो ए लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए, ये 3 महीने का एक रिपोर्ट होता है। हर शुगर पेशेंट को 3 महीने में एक बार ये रिपोर्ट निकालना जरूरी है। ओवरऑल 3 महीने में एवरेज कितना आया, हो सकता है आज 500 हुआ, कल 200 हुआ, क्योंकि आज को जो खाना खाया कल दूसरा खाना खाएंगे, हैं कल दूसरे टाइम में खाएंगे, तो डेली का खाना का टाइम टेबल अलग होता है, क्योंकि सुबह जो शुगर का टेस्ट होगा ना वो आज का खाया हुआ का खाना का टेस्ट होता है।
अगर आप सुबह फास्टिंग टेस्ट कर रहे हैं तो आपने पिछले आज को क्या खाया था, कल सुबह टेस्ट करने, आज सुबह टेस्ट करेंगे तो वो तो कल का खाया हुआ खाना का होगा शुगर जो ब्लड में घूम रहा है। तो खाना तो हम लोग रोज एक ही तरह का खाना नहीं खाते, कभी रोटी, कभी भात, कभी दाल, कभी तरकारी, कभी मीट, कभी क्या, कभी ये, है ना। तो 3 महीने का एवरेज में आपने कौन सा कैसा कैसा खाना खाया, और टोटल 3 महीने में आपका शुगर लेवल तो अप एंड डाउन रहेगा ही, हर दिन तो अप एंड डाउन रहेगा ही रहेगा। तो वो अप एंड डाउन को मिला के ओवरऑल 3 महीने का जो एवरेज जो होता है ना, एवरेज, वो होता है HbA1c टेस्ट, एवरेज 3 मंथ्स एवरेज। और ये एवरेज बताता है कि इसमें कम से कम 5.7 नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल रेट बताया इसमें 5.7 इसका नॉर्मल रेट, ठीक है। अंडर कंट्रोल है 5.8 टू 8 से लेकर 7 तक, ये भी अंडर कंट्रोल में मान ये प्री डायबिटिक, ठीक है। ये हो गया प्री डायबिटिक। नॉट कंट्रोल, कंट्रोल नहीं है, अब 8 से ऊपर होगा तो आप डायबिटिक है। अभी तक आपने 3 महीने में पूरा कंट्रोल नहीं हुआ आपका शुगर, पूरा 3 महीने ऊपर ही रहा, ऊपर ही ऊपर, कभी नीचे आया ही नहीं, ये 200 के ऊपर हो गया, ठीक है। 5.8 टू 5.7 तक कितना हुआ, 141 टू 199, 200 के नीचे, इसका मतलब अंडर कंट्रोल है, थोड़ा बहुत कंट्रोल में है, ठीक है ना। लेकिन 8 से ऊपर आया, किसी का 10 आता है, किसी का 11 आता है, किसी का 12 आता है, किसी का 13 आता है, इसका मतलब 300 के ऊपर। तो ओवरऑल अगर आप पूरा 8 के ऊपर रहेगा 3 महीने तक, नॉट कंट्रोल में रहेगा, तो खतरा बढ़ जाता है किस चीज का। नंबर 1 ब्लर विजन, नंबर 2 सेक्सुअल डिसऑर्डर, नंबर 3 रेटिनोट्रॉफी बोल दिया, न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी, और नंबर 4 किडनी डैमेज। क्योंकि अनकंट्रोल रहेगा तो किडनी को प्रेशर पड़ेगा, तो हार्ट को भी प्रेशर पड़ेगा, तो ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है इसमें अनकंट्रोल में, ठीक है। रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी बोलते हैं रेटिना को डैमेज करने का, जो ब्लर विजन जिसको बोलते हैं। तो ये होता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया माने हाई शुगर इन द ब्लड, हाई ग्लूकोज इन द ब्लड। हाइपर माने क्या हुआ, टर्मिनोलॉजी में बताया था, हाइपर माने ज्यादा, हाइपो माने कम। तो ज्यादा होना यानी हाइपरग्लाइसीमिया, इसको बीमारी को बोलते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया माने हाई शुगर इन द ब्लड, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो माने कम, हाइपो माने कम, वेरी लो ग्लूकोज इन द लेवल। और बताते हैं कि ज्यादा से खतरा है कम। अगर मान लो नॉर्मल रेंज है 100, ये 100 तो बिलो बिलो 100 बताया, लेकिन इसका कितना तक ये बोलते हैं करीब करीब 60 तक, या 70 से 60 तक ही नॉर्मल है। अगर उससे नीचे आया तो आदमी एक झटके में गिर सकता है, एक झटके में। तो हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपर को तो दवाई देके कंट्रोल किया जा सकता है ना, वो एक बार में डैमेज नहीं करेगा, वो धीरे धीरे डैमेज करेगा। हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो धीरे धीरे डैमेज करेगा ऑर्गेन्स को, जैसे आंखों को, किडनी को, हाँ, और हार्ट को, या बाकी चीजों को, नर्वस सिस्टम को, वो धीरे धीरे करेगा हाइपर। लेकिन हाइपो जो है वो एक झटके में आदमी को गिरा सकता है, इतना डेंजर है हाइपो। तो कम भी नहीं होने देना है और ज्यादा भी नहीं होने देंगे। द इम्बैलेंस ऑफ एनी एलिमेंट्स इन द बॉडी इज कॉल्ड अ डिसीज। बॉडी में कोई भी चीजों का कम होना या फिर ज्यादा होना, वही बीमारी है। अगर उस चीज को बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो वही बीमारी है। कॉजेस ऑफ, देखो, रूट कॉज कॉन्स्टिपेशन, अनइवन डाइट। कॉन्स्टिपेशन को क्यों लिया यहाँ पे, और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये है रूट कॉज ऑफ डायबिटीज। कहाँ से खराब होता है, कहाँ से बिगड़ता है, पेट, पेट ही जड़ है। कॉन्स्टिपेटेड रहना यानी खून को गाढ़ा करना, खून को गंदा करना। गंदा खून ही तो सेल्स को डैमेज करेगा, वो टॉक्सिक लेके जाएगा, सेल्स में डिपॉजिट कर देगा, सेल्स पूरा डैमेज होने लगेगा, ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा,
तो कॉन्स्टिपेशन इज द रूट कॉज ऑफ डायबिटीज। अनइवन डाइट जैसा वैसा खाना ही तो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी कॉन्स्टिपेशन को क्रिएट करता है। स्पॉइल्ड लाइफ स्टाइल, जिंदगी इधर उधर कर दिया, तबाह कर दिया। तबाह करना माने बहुत सारे लड़के लोग करते हैं ना, अपनी लाइफ स्टाइल को तबाह करके रखते हैं। बहुत सारी बुरी आदतें को अडॉप्ट करना, टाइम पे ना सोना, रात भर घूमना, ये स्पॉइलिंग लाइफ स्टाइल, ये खराब करेगा जीवन को और बीमारी की तरफ लेके जाएगा। जब तक शक्ति है तब तक चलेगा, फिर धीरे 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 खत्म होने लगेगा। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है अगर डायबिटीज को कंट्रोल में ना रखा जाए? मान लिए किसी कोई पेशेंट हो, वो अट्टेरी हो गया है ना, मैंने ठीक से उसने मैनेज नहीं किया डायबिटीज को, उसका HbA1c से 8 9 ऐसे चलते रहा, 8 9 10 चलते रहा, कंट्रोल अनकंट्रोल, नॉट अंडर कंट्रोल। तो क्या हो सकता है? सबसे पहला जो होगा वो होगा किडनी फेल। क्यों? किडनी को तो प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा, बार बार उसको यूरिन निकालना पड़ेगा, बार बार फिल्टर करना पड़ेगा, है ना। जितना काम कर सकता था वो करेगा नेचुरली, उसको 6 बार 7 बार वो फिल्टर करके पेशाब बना सकता था वो बनाएगा। लेकिन आप उसको जबरदस्ती दिन भर में उसको 20 बार 19 बार 15 बार उसको फिल्ट्रेशन के लिए काम पे लगाएंगे तो थक जाएगा, फिर वो भी मरने लगेगा। मरने लगेगा तो क्या होगा? उसका भी सेल डैमेज हो जाएगा, तो डैमेज हो गया माने वो भी खत्म। तो सबसे पहले जो असर करेगा वो होगा किडनी। एक तो दवाई असर करेगा, ऊपर से और शुगर भी, हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन। क्योंकि शुगर ज्यादा होने से क्या होता है, खून का गाढ़ापन हो ज्यादा बढ़ जाता है, थिकनेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट को भी प्रॉब्लम होता है पंप करने में, तो प्रेशर ज्यादा पड़ जाता है। नर्व डैमेज, वही बताया अभी, नर्व डैमेज होगा, न्यूरोपैथी जिसको बोलते हैं। आई डैमेज, रेटिनोपैथी, आंखों की रेटिना चले जाएंगे, ब्लड विजन। फुट, ये भी एक समस्या देखा गया है बहुत सारे शुगर पेशेंट में, जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन के साथ घूमते रहते हैं। मानी लॉन्ग टर्म शुगर जिसका कंट्रोल नहीं हो पाया किसी भी तरह से, शुगर को कंट्रोल नहीं, दवा खाने के बाद भी या फिर बहुत सारी चीजें करने के बाद भी अगर उसका शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता, तो शुगर जो है ना हाथ और पैरों को भी डैमेज करेगा। हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, आदमी का कट जाता है, गल जाता है, मांस पूरा गल जाता है। तो गलने के बाद वो क्या होगा, वो उस एरिया पूरा खत्म, काट के फेंकना पड़ेगा। गला देता है मांस को ऐसे पूरा। तो पैर गलेगा, हाथें गलेगी, हाथ कटेगा, पैर कटेगा, ये भी देखा गया। स्किन प्रॉब्लम, ये तो नेचुरली होना ही है, क्योंकि ब्लड का थिकनेस बढ़ गया, ब्लड का घनत्व बढ़ गया, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया, ब्लड में वो है ही नहीं जिससे स्किन को सुधार कर सके, एंटीऑक्सीडेंट नहीं नहीं। हियरिंग इम्पेयरमेंट है, कान बहरा हो जाएगा। बहरा क्यों? कोई ब्लड का थिकनेस कान तक नहीं पहुंच पा रहा है, प्रेशर कम बढ़ रहा है हार्ट को, तो टॉक्सिक हो गया ब्लड पूरा, शुगर ही शुगर, हर बार शुगर ही शुगर उसमें ज्यादा। तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट माने बहरा होना। तो मैनेजमेंट कैसे करें इसका? लाइफ स्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट, लाइफ स्टाइल, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिसीज है, तो लाइफ स्टाइल और फूड मॉडिफिकेशन यही दो सबसे इम्पोर्टेंट है। एडेप्शन क्या करना है? देखिए, पानी पीना है, भोजन, ये दोनों में एडेप्टेशन करना है, फिजिकल एक्टिविटी को अडॉप्ट करना है, टाइम टेबल बहुत मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट टू मेंटेन शुगर लेवल को मेंटेन रखना है तो इसका ट्रीटमेंट करते रहना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। हेल्दी डाइट में अगर हम जाएंगे तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सबसे ज्यादा खाना है। फाइबर रिच फूड जैसे ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ये खाना पड़ेगा, क्योंकि फाइबर ही शुगर को थोड़ा सा मैनेज करता है। फाइबर, फाइबर जितना ज्यादा खाएंगे, जैसे सलाद खाएंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सलाद आते हैं, तो सलाद खाएंगे तो वो क्या होगा, उसमें फाइबर मिलेगा। तो फाइबर का चैप्टर में मैंने बताया भी था कि ये शुगर को क्या करता है, मैनेज करता है, धीरे धीरे छोड़ता है ब्लड में, एक साथ स्टीम होने नहीं देता। होल ग्रेन्स मील्स लेना, इसमें फाइबर ज्यादा मिलेगा। प्रोटीन डाइट, प्रोटीन ले सकता है इसमें, सीड्स बीन्स स्प्राउट्स, स्प्राउट्स सबसे अच्छा है, फाइबर भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा।
अंकुरित बोलते हैं ना, अंकुरित दाल, चना का अंकुरन, अंकुर करके खाना, मटर चना या चने का दाल या फिर मूंग दाल, उसका अंकुर निकाल के खाना, उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलता है और फाइबर भी मिलेगा। होल फ्रूट्स जैसे एप्पल, बेरीज, जितना भी फल है उसको होल खाना है, उसको जूस बना के नहीं खाना है। शुगर वाले पेशेंट कभी ना जूस खाए। रॉ मीट, वेजिटेबल्स, सलाद्स वगैरह खाना है। इनफ वाटर टू कीप बॉडी हाइड्रेट, बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखना है। तो पानी कम से कम 2-3 लीटर पानी पीते रहना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में आते हैं हम लोग। डाई केयर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है शुगर कंट्रोल के लिए। डाई जूस, बहुत सारे लोगों को डाई जूस भी देने से हो चल जाता है। मेसोसरिंगी भी है उसमें। स्ट्रांगली बहुत जरूरी है क्योंकि फैटी लिवर का इशू रहता है। एंटीऑक्सीडेंट सेल्स को बनाए रखने में, एक्टिविटी को, सेल्स की एक्टिविटी या सेल्स में जो भी टॉक्सिक मटेरियल उसको बाहर निकालने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का जो है जरूरी है। तो एंटीऑक्सीडेंट भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फाइबर भी दे सकते हैं अगर किसी को डाइजेशन का इशू है, कॉन्स्टिपेशन का इशू है। व्हीट ग्रास ब्लड को क्लीन करने के लिए या शुगर को कंट्रोल करने के लिए व्हीट ग्रास भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। स्पिरुलिना जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, तो अगर वीकनेस आ रहा है तो उसको स्पिरुलिना भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो आप भी कंट्रोल करेगा क्योंकि इसमें सिनामोन है। तो सिनामोन का पानी भी पी सकते हैं भिगा के। तो सिनामोन बहुत हेल्प करता है। सिनामोन का चाय बना के पीते हैं लोग, उसको बॉईल करके। एक एक गमला पीते हैं, मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। एक एक गमला सिनामोन, 2-3 सिनामोन लगाते हैं, 2-3 घंटा, और सॉरी आधा घंटा 1 घंटा उसको बॉईल करते हैं, इतना पानी लेते हैं और सुबह सुबह खाते हैं। सिनामोन का पानी एंटोक, ये भी हेल्प करता है। त्रिफला हेल्प करेगा शुगर कंट्रोल में क्योंकि इसके अंदर में आंवला है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, खत्म शुगर। तो नेक्स्ट कल क्या है? थायराइड। ओके, ये भी हार्मोन इम्बैलेंस वाले होने होने वाले बीमारी है। कल नहीं है, ये कल का सेशन नहीं होगा। कल तो मैं सुबह निकलूंगा, परसों मैं बता दूंगा ग्रुप में। तो ये हमारा आज का लेसन खत्म होता है, शुगर। टाइम भी हो गया, ज्यादा ही हो गया। सो थैंक यू वेरी मच आज का सेशन अटेंड करने के लिए।